भारत में शक शासन। पिछले वीडियो में हमने आपको भारत के शक शासन के चैप्टर में बताया था कि भारत में शकों का आगमन कैसे हुआ था और शकों के एक ब्रांच जिसे कि क्षहरात वंश कहते हैं उसके शासन के बारे में बताया था। आज हम इस वीडियो में शकों के दूसरे शासन जो दूसरा उनका कुल था उसके बारे में अध्ययन करेंगे जिसे कि कार्दमक वंश बोलते हैं। कार्दमक वंश को चस्टन वंश भी बोला गया है। चस्टन वंश इसलिए बोला गया है कि इसका जो संस्थापक था वो चस्टन था। तो जैसे हमने आपको कलिंग में महामेघवाहन वंश के बारे में बताया था जो कि खारवेल का था, जो कि चेद था, लेकिन महामेघवाहन ने उसकी स्थापना की थी तो उसे चेद के साथ साथ महामेघवाहन वंश भी बोला गया था। इसी प्रकार से कार्दमक वंश को चस्टन वंश भी बोला जाता है। भारतीय इतिहास में अगर हम अध्ययन करते हैं तो क्षहरातों के बाद सौराष्ट्र और मालवा में शकों के एक दूसरे कुल ने शासन किया था। यह वंश कार्दमक या चस्टन वंश कहलाता है। इसकी स्थापना चस्टन ने की थी और चस्टन जो है यशमोतिक का पुत्र था, अर्थात चस्टन के पिता का नाम यशमोतिक था। संभवतः यह माना गया है कि पहले यह ब्रांच शकों की कुषाणों के अधीन क्षत्रप थी, लेकिन जो बाद में धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाती है और महाक्षत्रप की उपाधि को धारण करते हैं। चस्टन की वृद्धावस्था में उसका पुत्र जयदामन क्षत्रप बनता है। चस्टन का पुत्र जयदामन जो है क्षत्रप बनता है और जयदामन ने उज्जैन को शातवाहनों से जीत लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश जयदामन की मृत्यु जो है चस्टन के ही जीवन काल में हो जाती है, अर्थात चस्टन के समय में ही जयदामन का जीवन समाप्त हो जाता है। अंधो अभिलेख जो है इसे कच्छ की खाड़ी के पास मिला है, इसे अंधो अभिलेख कहते हैं। तो अंधो अभिलेख से ज्ञात होता है कि 130 ईस्वी में चस्टन ने अपने पौत्र रुद्रदामन के साथ शासन किया था। तो जयदामन की मृत्यु के बाद रुद्रदामन शकों की कार्दमक वंश का शासक बनता है, लेकिन ये अपने बाबा चस्टन के साथ मिलकर के शासन करता है। टालमी जो कि एक यूनानी लेखक हैं, जिन्होंने भूगोल के बारे में लिखा है, उन्होंने चस्टन को टीए स्टेन बोला है। चस्टन को उन्होंने टीए स्टेन बोला है, टालमी ने। तो चस्टन की देखरेख में ही रुद्रदामन शासन करता है, लेकिन चस्टन की मृत्यु के पश्चात पश्चिम भारत में वो शकों का राजा बनता है। जूनागढ़ में एक जगह है गिरनार। जूनागढ़ में गिरनार में शक संवत 72, जिसे कि अगर ईस्वी में बोले तो 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें कि रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें यह बताया गया है कि रुद्रदामन ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। इसके साथ उसने उस समय अवंती, पूर्वी अवंत और पश्चिमी अवंत, मैं बताता भी हूं कि पूर्वी अवंत और पश्चिमी अवंत,
पूर्वी अवंत और पश्चिमी अवंत, जिन्हें कि उज्जैन और मालवा का क्षेत्र बोलते हैं, जिसकी राजधानी उज्जैन और विदिशा थी। तो ये क्षेत्र रुद्रदामन के अधीन था। इसी प्रकार से अनूप क्षेत्र, अनूप को महिष्मती बोलते हैं। ये आधुनिक मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में स्थित एक क्षेत्र है, जिसे कि माहेश्वर या मानधाता भी बोला गया है। इसी प्रकार से अपरांत, इतिहास की पुस्तकों में ये नाम मिलते हैं, लेकिन आधुनिक रूप से अगर देखना हो तो हम उसके बारे में बता रहे हैं। अपरांत जो है उत्तरी कोंकण का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी सूर्परक थी। पश्चिम साहित्य, पहले के साहित्यों में, प्राचीन साहित्यों में अपरांत को परशुराम की भूमि कहा गया है। आनर्त सौराष्ट्र, आनर्त सौराष्ट्र, ये जो क्षेत्र है ये उत्तर पश्चिम का काठियावाड़ का क्षेत्र है, जिसकी राजधानी द्वारिका और गिरि नगर थी। इसी प्रकार से कुकुर और स्वयंभ्रू, ये जो क्षेत्र है ये साबरमती के तट पर स्थित क्षेत्र है। मरु नाम से ही स्पष्ट है कि राजस्थान का मारवाड़ का क्षेत्र है, या जो आप लगभग मान लो रेगिस्तान का क्षेत्र है। सिंध और सौवीर, ये सिंध नदी घाटी के कमसा निचली घाटी का पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र है। और निषाद जो है ये भी एक राज्य रहा है, और इसका महाभारत में वर्णन किया गया है। इसे मत्स्य भी बताया गया है। मत्स्य जो क्षेत्र उसे निषाद क्षेत्र कहते थे। और संभवतः ये राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में स्थित था। इन क्षेत्रों पर रुद्रदामन ने विजय प्राप्त किया था। रुद्रदामन के ही गिरनार अभिलेख से ये पता चलता है कि उसने दक्षिणापथ के स्वामी सातकर्णी को 2 बार पराजित किया था, और संबंध की निकटता के कारण उसका वध नहीं किया था। ये शासक संभवतः वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी था। इसी प्रकार से रुद्रदामन ने कार्दमक वंश के ये बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ था। इसी तरह से हम देखते हैं तो रुद्रदामन ने अपने समय के अदम्य वीर योद्धे लोगों को भी जीता था। योद्धे लोगों को आयुध जीवी संघ कहा गया है। आयुध जीवी संघ का मतलब है कि जो हथियार बना करके अपना रोजगार पालन करते हैं वो आयुध जीवी संघ कहलाता है। अर्थात ये संघ जो है हथियारों को बनाता था। और योद्धे गणराज्य उस समय पूर्वी पंजाब क्षेत्र में स्थित था। ये लोग अत्यंत वीर और स्वाधीनता प्रेमी होते थे। इन्हें आयुध जीवी संघ पाणिनि ने अपनी पुस्तक में कहा है, जिसका अर्थ ये माना गया है कि शस्त्रों के सहारे जीवित रहने वाला, शस्त्र बना करके भी और शस्त्रों के बल पर राज्य करने वाला। लेकिन रुद्रदामन ने इन योद्धियों को भी जीता था, जिन्हें जीतना बहुत मुश्किल था। रुद्रदामन ने योद्धे को जीत करके पूर्वी पंजाब के क्षेत्र से अपने राज्य को पूरी तरह से आक्रमण से सुरक्षित रखा था। तो हम देखते हैं कार्दमक वंश में रुद्रदामन एक ऐसा शासक था जिसने काफी प्रांतों पर विजय प्राप्त की थी, और अपने समय में वो एक विस्तृत क्षेत्र का महाक्षत्र था। रुद्रदामन के शासन काल में ही
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनी एक सुदर्शन झील, जो कि जूनागढ़ के गिरनार नामक स्थान पर है, उसमें 24 हाथ लंबी और 75 हाथ चौड़ी दरार पड़ जाती है। रुद्रदामन के शासनकाल में उस झील में 24 हाथ लंबी और 75 हाथ चौड़ी गहरी दरार पड़ जाती है, जिसके कारण झील का पानी बह जाता है। उसके निर्माण के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है। ये रुद्रदामन का दूसरा पक्ष है, जहां पर वो एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था, और ये उसका एक सामाजिक कार्य था कि सुदर्शन झील में जो इतनी चौड़ी खाई पड़ जाती है और जिसके कारण वहां का पानी बह जाता है, उसकी मरम्मत में उस समय बहुत ही अधिक धन की आवश्यकता होती है। और रुद्रदामन का जो मंत्री परिषद है, इस कार्य को धन देने की स्वीकृति प्रदान नहीं करता है। उसका कहना है कि अगर हम पूरा पैसा इस झील की मरम्मत में ही लगा देंगे तो हमारे राज्य का जो आर्थिक ढांचा है वो बिगड़ जाएगा। लेकिन रुद्रदामन ने मंत्री परिषद के इस संशय की कोई परवाह नहीं किया और राज्य की तरफ से सुदर्शन झील की मरम्मत के लिए कोई धन नहीं दिया। रुद्रदामन ने अपने व्यक्तिगत कोष से, जो कि राजा का उसका व्यक्तिगत कोष होता था, जो उसको खर्चे के लिए मिलता था, उस कोष से धन दे करके अपने राज्यपाल, जिसका नाम था सुविशाख, उसके निर्देशन में उस बांध की मरम्मत कराई और उसको 3 गुना ज्यादा विस्तार दिया, अर्थात उस झील को 3 गुना बड़ा बनवाया। इससे ये पता चलता है कि रुद्रदामन एक उदार शासक भी था। इसकी मंत्री परिषद में उस समय 2 प्रकार के मंत्री होते थे। पहला जो मंत्री होता था वो होता था मत सचिव सलाहकार। मति सचिव सलाहकार। और जो दूसरा मंत्री होता था कर्म सचिव। कर्म सचिव सलाहकार होता था। ये प्रशासनिक कार्य में अपने मंत्री परिषद की सलाह लेता था रुद्रदामन, अर्थात मंत्रियों की सलाह से ही कोई कार्य करता था। जूनागढ़ अभिलेख में इसे भ्रष्टराज प्रतिष्ठा परक कहा गया, अर्थात इसने भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ दिया था। इससे ये प्रतीत होता है कि ये समुद्रगुप्त की भांति जिन राजाओं को पराजित करता था उन्हें उनका राज्य वापस कर देता था। जो हमने आपको बताया कि वो भ्रष्ट राज प्रतिष्ठा परक, उसका अर्थ भ्रष्टाचार नहीं, ये है कि समुद्रगुप्त की भांति समुद्रगुप्त ने भी अपने शासनकाल में विजित प्रांतों को वहां के ही शासकों को वापस कर दिया था। तो रुद्रदामन ने भी यही कार्य अपनाया था और जिन राजाओं से उस क्षेत्र को जीता था उसको अपने अधीन क्षेत्र मान करके वहां का स्वामित्व उसी राजा को प्रदान कर देता था। रुद्रदामन अपने समय में वैदिक धर्म का अनुयायी था। अपने जीवन काल में इसने कई राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। रुद्रदामन ने अपनी कन्या का विवाह शातवाहन के वशिष्ठी पुत्र पुलमावी से भी किया था, जिससे पता चलता है कि उसने कई राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। रुद्रदामन के शासनकाल में शक साम्राज्य या शक निवासी भारतीय समाज में पूर्णतया घुल मिल गए थे। वो भारत की संस्कृति और कल्चर को अपनाने लगे थे। अगर भारतीय इतिहास में हम देखते हैं तो 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक, अर्थात 20 साल तक का शासन
जो है रुद्रदामन का हमें अभिलेखों से मिलता है। इसके बाद इसके संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। रुद्रदामन के समय में शक साम्राज्य अपने प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। इसके बाद शक साम्राज्य उतार चढ़ाव के साथ धीरे धीरे चलता रहता है और इस वंश का जो सबसे अंतिम शासक होता है वो रुद्र सिंह तृतीय होता है, जिसे कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा परास्त किया जाता है और उसको हराने के साथ ही पश्चिम भारत से शक साम्राज्य का उन्मूलन हो जाता है, अर्थात शक साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो ये हमारा जो है शक साम्राज्य था। लेकिन शकों के साथ एक नाम और जुड़ता है जो बहुत छोटा जिसका शासन होता है, लेकिन वो भारत के आक्रमणकारियों में बार बार नाम आता है, वो है पहलो। पहलो जो है बहुत ही कम इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन आक्रमणकारी में शक, कुषाण, पहलो, हूण, तो उसमें पहलो शब्द आता जरूर है। लेकिन पहलुओं के बारे में जो जानकारी का स्रोत है वो बहुत कम है या बहुत ही इनका इतिहास जो है संक्षिप्त है। शक और पहलो ये दोनों एक ऐसे आक्रमणकारी होते हैं जिनका इतिहास आपस में ही उलझा है। इनको दोनों को पृथक पृथक नहीं किया जा सकता है। पहलुओं के बारे में माना गया है कि ये मूलतः पार्थिया क्षेत्र के निवासी थे, जो बैक्ट्रिया के पश्चिम की ओर कैस्पियन सागर क्षेत्र है उसके दक्षिण पूर्व में स्थित सेल्यूकस की साम्राज्य का सीमावर्ती प्रांत था। तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य बैक्ट्रिया में पार्थिया का जो क्षत्रप होता है, जो यवन क्षत्रप होता है, वो अपने को स्वतंत्र राजा घोषित करता है, किंतु पूर्व से आने वाले कुछ व्यक्तियों ने यवन शासक की हत्या कर देता है जो अपने को स्वतंत्र घोषित करता है, और जिस साम्राज्य की नींव उस क्षेत्र में वो डालता है उसे पार्थियन नाम दिया जाता है। तो ये इनके इतिहास का एक जो जानकारी है, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये इनकी जानकारी इतनी ही प्राप्त होती है कि ये पार्थियन कहलाते हैं और भारत के इतिहास में इन्हें पहलो आक्रमणकारी कहा गया। पार्थियन या पहलो वंश का जो संस्थापक है वो मित्रदात को बोला गया है। मित्रदात ये जो है इस पहलो साम्राज्य का संस्थापक होता है, जो 171 ईसा पूर्व से 138 तक शासन करता है। 171 से 138 ईसा पूर्व तक इसका शासन होता है। इसके बाद फ्रात शासक बनता है। फ्रात का जो शासनकाल होता है वो 138 से 128 ईसा पूर्व के आसपास होता है। फ्रात के बाद पार्थियन में जो शासक होता है वो आर्तवान होता है। और इसका शासनकाल 128 से 123 ईसा पूर्व के आसपास तक माना जाता है। आर्तवान जो है शकों से युद्ध में मारा जाता है। इसके बाद मित्रदात द्वितीय जो है पहलो या पार्थियन शासक बनता है, और मित्रदात द्वितीय ही पहलो वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है और अपने काल में शकों को परास्त करके
सिस्तान और कांधार के क्षेत्र पर कब्जा करता है और वहीं से इन्हीं का जो शासक गवर्नर होते हैं पर्थियन, वो लोग भारत पर आक्रमण करते हैं। अर्थात ये पर्थियन शासक होते हैं, जो कोई इसमें से भारत पर आक्रमण नहीं करता है, लेकिन मिथ्रदात द्वितीय का ही जो शासक का जो वो गवर्नर होते हैं पर्थियन क्षेत्र के, वो भारत पर आक्रमण करते हैं और भारतीय ग्रंथों में इन्हें पर्थियन न कह करके पहलो कहा गया है। इनके शासकों में अगर हम नाम देखते हैं तो जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है बोनोनीज। बहुत ही संक्षिप्त इतिहास है, बहुत इनके राजा के बारे में कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती। बोनोनीज जो है सिस्तान और कोसिया का राजा होता है। ये महाराजा धीराज की पदवी धारण करता है। इसके सिक्कों में यूनानी और खरोष्टी लिपि में लेख प्राप्त होते हैं। इसके कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग पर उसके भाई शलहोर और इसके भतीजे शलगम इन दोनों के नाम खुदे प्राप्त होते हैं। इसके सिक्कों पर खरोष्टी लिपि में और यूनानी लिपि में इसके भाई शलहोर और भतीजे शलगम का नाम प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि ये दोनों बोनोनीज के प्रांतीय शासक थे, अर्थात उसके अधीन एक किसी छोटे मोटे प्रांत के शासक थे। इसके बाद जो एक मिलता है वो होता है शैलेरिस। बोनोनीज के बाद शैलेरिस का नाम आता है। शैलेरिस को कहीं कहीं शैलेरिस भी बोला गया है। बोनोनीज के बाद ये पहलो शासक बनता है और इसके कुछ सिक्कों पर मुख्य भाग पर, मतलब उसके सामने या फ्रंट भाग पर यूनानी लिपि में शैलिरुस लिखा है। शैलिरुस ये यूनानी भाषा में लिखा, यूनानी लिपि में लिखा है और पृष्ठ भाग पर शक शासक एजेस का नाम खुदा है। फ्रंट पर यह नाम है और पृष्ठ भाग पर एजेस का नाम। इससे यह निकलता है कि शक नरेश एजेज इसके अधीनस्थ उपराजा था। तो पहलों में इन दो राजाओं के अलावा एक तीसरा नाम और प्राप्त होता है, जिसे बोलते हैं गोंडो फर्नीज। पहलो शासकों में गोंडो फर्नीज। गोंडो फर्नीज पहलो वंश का सबसे शक्तिशाली राजा होता है। इसके शासन का जो अभिलेख है उसे तख्ते वाही कहते हैं। इसके शासन का जो अभिलेख है इसे तख्ते वाही बोलते हैं, तख्ते वाही अभिलेख। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि तख्ते वाही अभिलेख किसका है, तो ये गोंडो फर्नीज का है, जो कि पहलो शासक होता है। और तख्ते वाही अभिलेख जो मिला है वो पेशावर में मिला है। पेशावर का मतलब आज का पाकिस्तान, पहले का भारत। इस पर 103 तिथि अंकित है। तख्ते वाही अभिलेख हमने कई बार आपसे जिक्र किया है। इस पर 103 तिथि अंकित है
और ये तिथि उसके राज्य के समय के 26वें वर्ष का है, अर्थात 103 जो तिथि पड़ी है वो उसके शासन के 26 साल बीत जाने के बाद की तिथि है। इसका शासन ये माना गया है कि 20वीं ईस्वी में रहा है। इसके जो सिक्के हैं वो पंजाब, सिंध, सिस्तान और काबुल घाटी में मिले हैं। गोंडो फर्नीस की राजधानी तक्षशिला थी। ईसाई कहावत में इसे संपूर्ण भारत का राजा बोला गया है, लेकिन गोंडो फर्नीस के उत्तराधिकारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जब हमने अध्ययन किया तो ये पाया कि गोंडो फर्नीस के बाद कुछ सिक्कों में एबद गेसस और पकोरिस ये दो नाम गोंडो फर्नीस के बाद कुछ सिक्कों में मिले हैं। लेकिन ये माना जाता है कि ये पहलों में उनके निर्बल शासक थे, अर्थात कमजोर शासक थे। और गोंडो फर्नीस के बाद ही कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया था और पहलुओं की सत्ता का परास्त करके अपना शासन स्थापित किया था। लेकिन ये माना जाता है कि कुषाण आक्रमण के बाद पहलो सत्ता का उन्मूलन होने के बावजूद भी कुछ समय तक पहलो शासन किसी न किसी रूप में भारत की सत्ता में बने रहे हैं, जो कि लगभग द्वितीय शताब्दी तक चलता रहा है। सातवाहन शासक सातकर्णी के नासिक गुहा लेख में एक पहलो राजा को उखाड़ फेंकने की बात कही गई है। इससे पता चलता है कि पहलो शासक उस समय भी राज्य करता रहा है, लेकिन उसका नाम अज्ञात है। इसी प्रकार से रुद्रदामन का जो सुविशाख, हमने आपको बताया था राज्यपाल जिसने कि सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, तो रुद्रदामन का जो सुविशाख नामक राज्यपाल था वो भी पहलो था। तो पहलुओं का भारत में कोई बहुत विशेष इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन जितना इतिहास अपने ऐतिहासिक सामग्रियों में सुरक्षित है उतना मैंने आपको बताया। और यही कुछ ऐसे नाम थे जो पहलो शासक या पहलो राज्यपाल के नाम से जाने जाते हैं। पार्थियन या पहलो राजाओं के सिक्कों पर धर्मीय या धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण मिलती है, जिससे पता चलता है कि पहलो शासक अपने समय में बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो पहलो शासकों का भारत के इतिहास में कोई बहुत ऐसा साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो पहलो शासकों के बारे में जानकारी थी हमने आपको इसी में बता दिया है। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा भारत में कुषाण वंश, अर्थात कुषाणों का शासन। धन्यवाद।